हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर विग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल की चौथी क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश कि भारत को कितने भौतिक प्रदेश में बांटा है। तो इस पेट के अनुसार भारत को छह भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इस पेट के अनुसार भारत को छह भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और ये छह भौतिक प्रदेश इस प्रकार हैं। नंबर एक हिमालय क्षेत्र, नंबर दो उत्तर के मैदान, नंबर तीन प्रायद्वीपीय पठार, नंबर चार द्वीप समूह, नंबर पाँच तटीय मैदान और नंबर छः भारतीय मरुस्थल या फिर मरुस्थल। आइए इसी को हम मैप की सहायता से देखते हैं कि मैप में ये कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखेंगे हम हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है यहाँ से यहाँ तक हिमालय क्षेत्र। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और इधर पड़ जाता है तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश और कुछ इधर जो राज्य मणिपुर, मिजोरम, ये यहाँ तक हमारा हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और दूसरा है मैदान। तो पर्वतों के नीचे जैसे यूपी, बिहार वगैरह ये वाला जो क्षेत्र आ जाता है, ये आ जाता है मैदान के अंतर्गत। तीसरा देखेंगे तो अगर हम तीसरा देखें तो तीसरे में यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये डॉट डॉट करके दिखाया गया है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये सारा का सारा प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद देखेंगे तटीय मैदान, यानी कि जो अरब सागर से लगा हुई है कुछ और कुछ लगा हुआ है बंगाल की खाड़ी से, तो इसको बोलते हैं भारत के तटीय मैदान, जो पानी से टच होते हैं, समुद्र से जो टच होते हैं। चौथे देखेंगे तो ये है मरुस्थल, जिसको हम कहते हैं थार का मरुस्थल। ये पड़ता है, अधिकांश इसका भाग पड़ता है राजस्थान में। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कुछ ये भी पहाड़ी एरिया के अंतर्गत ही आ जाता है। फिर देखेंगे हम द्वीप समूह। तो द्वीप समूह जैसे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप को एक द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। और दूसरा हमारा है यहाँ पर अंडमान निकोबार। एक ये है अंडमान निकोबार, ये भी द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले उन छह भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले भौतिक प्रदेश को हम पढ़ेंगे और उस भौतिक प्रदेश का नाम है हिमालय क्षेत्र, हिमालय रीजन या हिमालय क्षेत्र। अगर देखा जाए कि हिमालय क्षेत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। हिमालय क्षेत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक की बात करें तो ट्रांस हिमालय, नंबर दो की बात करें तो मुख्य हिमालय कहते हैं। कभी कभी इसको तीन जगह भी बांट देते हैं, जिसमें हम पूर्वोत्तर भारत के ले लेते हैं। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले अब पढ़ेंगे हम यहाँ पर ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत तीन श्रेणियाँ आती हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी श्रेणियाँ आती हैं? मुख्य रूप से जो ट्रांस हिमालय है उसमें मुख्य रूप से तीन श्रेणियाँ आती हैं और वो तीन श्रेणियाँ इस प्रकार हैं। पहली है काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी। अगर इनको हम इसमें देखें चित्र में, तो सबसे पहली जो रेड कलर की है ये काराकोरम श्रेणी है, रेड कलर वाली। और उसके नीचे काराकोरम के नीचे ब्लैक में ये लद्दाख श्रेणी है और लद्दाख श्रेणी के नीचे है जास्कर श्रेणी। और इन्हीं तीनों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम काराकोरम श्रेणी। सबसे पहले पढ़ेंगे काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी, इसको एशिया की रीढ़ कहा जाता है। एशिया की रीढ़ इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि काराकोरम एशिया की रीढ़ किसको कहा जाता है? तो एशिया की रीढ़ काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। यह भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी, अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है, तो भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम है, क्योंकि ये सबसे उत्तर में यही है। इसके बाद भारत के पास कोई श्रेणी या कोई पर्वत नहीं है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। इसका हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। काराकोरम श्रेणी को पहले कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता था। अब देखेंगे काराकोरम श्रेणी पर कुछ ग्लेशियर स्थित हैं। काराकोरम श्रेणी पर कुछ ग्लेशियर स्थित हैं और वो ग्लेशियर इस प्रकार हैं कि नंबर एक की बात करें तो ये है, नंबर एक है ये सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, ये है सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा है बतूरा, ब्याफो, बाल्टोरो और हिस्पर। काफ़ी सारे इस पर ग्लेशियर हैं, मुख्य रूप से कुछ यही हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर एक बर्फ का, दोस्तों ग्लेशियर क्या होता है? एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है जो 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 30-40 किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर तक फैला रहता है और बर्फ ही बर्फ होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। और ये श्रेणियों के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो जो काराकोरम श्रेणी है उसमें ये मुख्य रूप से 5-6 आपके ग्लेशियर हैं और इसमें कुछ प्रमुख चोटियां भी हैं। काराकोरम श्रेणी में मुख्य की प्रमुख चोटियां भी हैं जो इस प्रकार है। पहली है केटू, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। दूसरी है गसेर बुरुंग, मसेर बुरुंग, ब्रॉड पीक, तेरंग कांगड़ी। ये सारी की सारी जो चोटियां हैं प्रमुख रूप से ये काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ही आती हैं। अब बात कर लेते हैं कि काराकोरम श्रेणी पर अभी हमने बताए थे कई सारे ग्लेशियर हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो, हिस्पर, ब्याफो, ये सारे। तो इसमें जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर आता है।
भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो आप बताओगे सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और अगर ये युद्ध स्थल की तरीके से देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो आपको टिक करना होगा कि सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सियाचिन जो ग्लेशियर है उसे पृथ्वी का तीसरे ध्रुव के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पता है हमको कि पृथ्वी पर दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। अगर तीसरे ध्रुव की बात करें हम, तो सियाचिन ग्लेशियर को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव माना गया है, या तीसरा ध्रुव इसको कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर है, वहां से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है नुब्रा नदी। तो सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नुब्रा नदी। 13 अप्रैल 1984 को बात है, 13 अप्रैल 1984 की बात है। इस समय भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, भारत की इंदिरा गांधी। तो उसी समय की बात है, 13 अप्रैल 1984 की। तो ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, और ये ऑपरेशन मेघदूत इसीलिए चला गया था कि सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान कब्जा करना चाहता था। इसीलिए ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारत ने सियाचिन से पाकिस्तान की सेना को यहाँ से बाहर किया था, और तब से 1984 से यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर पर पूरी तरह से भारत का अधिकार है। अगर बात करें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। केटू और इसकी ऊंचाई जो है वो 8,611 मीटर है, 8,611 मीटर, तथा विश्व की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो माउंट एवरेस्ट हो जाती है। अगर दूसरी बात करें तो केटू गॉडविन एस्टिन, ये पीओके में स्थित है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये पड़ती है, और पीओके पर अधिकार है पाकिस्तान का। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या है कि जो काराकोरम श्रेणी के उत्तर में एक घाटी पड़ती है, जिस घाटी का नाम है सक्सगम घाटी। इस घाटी का नाम है सक्सगम घाटी। और जो सक्सगम घाटी जो है वो किसके पास है, वो चीन के पास है। किसके पास है, सक्सगम घाटी जो है वो चाइना के पास है। और ये सक्सगम घाटी जो है चाइना को दी थी, पाकिस्तान ने गिफ्ट में दी थी। और ये गिफ्ट में दी थी जब समय था, टाइम था 1963 में, इसने पाकिस्तान ने गिफ्ट के तौर पर चीन को इसको दे दिया था। सक्सगम घाटी के ही अगर पश्चिम में देखा जाए, अगर तो हुंजा घाटी स्थित है। ये हुंजा घाटी महिलाओं की सुंदरता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और ये भी पीओके में पड़ती है, हुंजा घाटी। आगे देखते हैं, काराकोरम श्रेणी पामीर घाट से जाकर मिलती है। काराकोरम श्रेणी पामीर, अब देख लेते हैं पामीर घाट क्या है। जो यहाँ पर इधर से अगर देखें हम, अफगानिस्तान देश में हिंदू कुश पर्वत का ज़्यादातर एरिया पड़ता है, इसीलिए हिंदू कुश पर्वत जो है अफगानिस्तान में। तो हिंदू कुश पर्वत जाकर इधर से हिंदू कुश पर्वत मिलता है, इधर से भारत से जाती है काराकोरम श्रेणी, उधर से चीन से आता है कुन्नुल पर्वत, इधर और देखें मध्य एशिया से आता है एक तियानसांग पर्वत। तो सारे के सारे पर्वत यहाँ आके मिलते हैं और इकट्ठे होते हैं, और यहाँ पर एक गांठ की तरह बना देते हैं, जिसको हम पामीर की गांठ बोलते हैं। पामीर की गांठ बोला जाता है इसको, तो इसी को कहते हैं पामीर की गांठ। तो काराकोरम श्रेणी जब आगे जाके जाती है तो ये पामीर की गांठ से मिल जाती है, पामीर की गांठ से। अगली श्रेणी देखते हैं हम। काराकोरम के बाद हमने दूसरी श्रेणी बताई थी, काराकोरम के बाद बताई थी दूसरी श्रेणी लद्दाख श्रेणी। काराकोरम के बाद दूसरी श्रेणी का नाम है लद्दाख श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी जो है, लद्दाख श्रेणी ये काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। तो सबसे पहले काराकोरम है, उसके नीचे आएंगे तो लद्दाख श्रेणी स्थित है। और जो लद्दाख श्रेणी का जो विस्तार है, इसको तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है कि जो लद्दाख श्रेणी का विस्तार ही कैलाश पर्वत के नाम से जाना था, कहाँ पर, तिब्बत में। अब विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी चोटी, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी जो चोटी है वो भी इसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है, और ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। इससे आगे देखते हैं लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। लद्दाख श्रेणी और काराकोरम जो श्रेणी है, ये दोस्तों लद्दाख श्रेणी है, ऊपर रेड कलर में बनी हुई है ये लद्दाख श्रेणी, उसके नीचे ये काराकोरम श्रेणी है। तो लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के बीच एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है सियोक नदी। कौन सी नदी, लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के बीच एक नदी बहती है जिसका नाम है सियोक नदी। और सियोक नदी यही इन दोनों श्रेणी के बीच से होकर बहती है। लद्दाख श्रेणी सियोक व सिंधु के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। अब देखेंगे कि जो एक नदी निकल के आती है चाइना से, तिब्बत से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है सिंधु नदी। और जो सिंधु नदी जो बहती है वो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य होकर बहती है। तो इसका मतलब ये इसको जल विभाजक का कार्य करती है, किस किस के बीच, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य। तो यहीं पर अगला पॉइंट यही है यहाँ पर
कि लद्दाख लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच, लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी बहती है। काराकोरम व लद्दाख श्रेणी के बीच लद्दाख का पठार स्थित है। काराकोरम श्रेणी और लद्दाख की श्रेणी के बीच देखा जाए तो एक पठार पड़ता है जिसको हम लद्दाख का पठार कहते हैं, क्योंकि ये लद्दाख में थे इसलिए इसे वहाँ के नाम से जाना जाता है, लद्दाख का पठार। और लद्दाख का जो पठार है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार माना गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। अब जैसे ही सिंधु नदी भारत में एंटर करती है तो एंटर करने के बाद वो लद्दाख में बहती है। तो लद्दाख की राजधानी लेह है और लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। अगर देखा जाए जास्कर श्रेणी की बात, जास्कर श्रेणी में अगर देखा जाए तो जब जास्कर श्रेणी पीओके वाले हिस्से में जाती है, पीओके में जाती है, तब इसको दियोसई श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यानी कि पीओके में जास्कर श्रेणी को दियोसई श्रेणी कहते हैं। कारगिल व द्रास, एक कारगिल जो है लद्दाख का एक जिला है और द्रास वहाँ उस जिले में एक स्थान है। तो कारगिल और द्रास जास्कर श्रेणी क्षेत्र में पड़ते हैं और भारत का सबसे ठंडा स्थान इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है ये कई एग्जामों में कि भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो द्रास है। अगर ग्लेशियरों में पूछेगा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तब आप सियाचिन ग्लेशियर लगाओगे। और द्रास जो कारगिल जिले में एक शहर टाइप का है। तो हमने यहाँ पर ट्रांस हिमालय को कंप्लीट कर लिया है और ट्रांस हिमालय के बाद हमने अब यहाँ पर देखेंगे हम मुख्य हिमालय। और जिस तरीके से ट्रांस हिमालय को तीन भागों में बांटा गया, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, उसी प्रकार से जो मुख्य हिमालय है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है ग्रेट हिमालय, एक का नाम है ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद मध्य या लघु हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो उन्हीं में से हम एक को पढ़ते हैं ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के कई नाम है। ग्रेट हिमालय को महान हिमालय भी कहा जाता है, वृहद हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। इसको हिमाद्री हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बर्फ से आच्छादित रहता है, हर समय बर्फ से ढका रहता है या आच्छादित रहता है, इसलिए इसे हिमाद्री हिमालय कहते हैं। और अगर इसके विस्तार की बात की जाए, कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो अगर हम नदियों के आधार पर देखें इसका विस्तार, अगर इसका ग्रेट हिमालय का विस्तार नदियों के आधार पर देखें तो पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग ये 25 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी कि नदियों के आधार पर बांटा गया है, तो इसको इस प्रकार बांटा गया है। और वृहद हिमालय श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची श्रेणियों में आती है। याद रखना कि वृहद हिमालय जो श्रेणी है विश्व की सबसे ऊंची श्रेणियों के अंतर्गत आती है। और अगर सबसे बड़ी श्रेणी की बात की जाए तो वो एंडीज पर्वत हो जाता है, लेकिन सबसे ऊंची हिमालय श्रेणी पूछी जाए तो विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी में हिमालय पर्वत हमारा आता है। इसके बाद देखेंगे क्योंकि ये हर वक्त ये हर समय किससे ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसे एक नाम दिया गया है हिमाद्री हिमालय भी इसको कहा जाता है, हिमाद्री हिमालय भी इसको कहा जाता है। अगर हम इसका विस्तार अगर हम ग्रेट हिमालय का विस्तार अगर पर्वतों के हिसाब से देखें तो ग्रेट हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर पड़ता है से लेकर पूर्व में नावचा पर्वत तक फैला हुआ है। नामचा पर्वत मुख्य रूप से तो तिब्बत क्षेत्र में आता है, लेकिन कुछ भाग इसका अरुणाचल प्रदेश में आता है। तो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक इसका विस्तार है अगर पर्वतों के आधार पर दिया जाए। तो देखेंगे जो नंगा पर्वत है ये पीओके में पड़ता है। नंगा पर्वत ये है पीओके वाले क्षेत्र में आ जाता है। तो उसी में ये 8126 मीटर है और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सॉरी, ये पीओके में नहीं पड़ता, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। अगर हम देखें कि महान हिमालय पर कौन कौन सी मुख्य चोटियां स्थित हैं, जो उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां जो किस पर स्थित हैं, महान हिमालय पर स्थित हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो बंदरपुच्छ है, बद्रीनाथ है, कामेत है, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। अगर नंदा देवी को देखा जाए तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अब महान हिमालय पर प्रमुख चोटियां जो नेपाल में स्थित हैं उनको देख लेते हैं। नेपाल में कौन कौन सी चोटियां स्थित हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि 1964 में चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो यूएसए और इंडिया ने मिलकर नंदा देवी पर्वत पर प्लूटोनियम मिशन चलाया था, जिसमें 7 प्लूटोनियम कैप्सूल गुम हो गए थे। तो अगर कभी पूछा जाए कि प्लूटोनियम मिशन, भारत का प्लूटोनियम मिशन किस पर्वत पर चला गया था, तो नंदा देवी पर्वत पर ये चलाया गया था। और इसमें दोनों देश शामिल थे, यूएसए और इंडिया। और ये सातों के सातों प्लूटोनियम वहाँ पर कैप्सूल ये वहाँ पर गुम हो गए और ये अभी तक मिल नहीं पाए। इनको लगभग 60-70 साल के समथिंग होता जा रहा है समय। इसके बाद देखते हैं विश्व की सर्वोच्च चोटी। तो विश्व की सर्वोच्च चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट।
विश्व की सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और इसकी हाइट 8,848 या कहीं कहीं आपको 8,850 भी मिल सकती है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल नेपाल माउंट एवरेस्ट कहाँ कौन से देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है और जिसे जहाँ पर माउंट एवरेस्ट ना कहकर सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगर देखा जाए तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता था? तो तिब्बत में इसको चोमालुंगमा पर्वत कहा जाता है। अगर बात करें हम कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो प्रथम पुरुष था वो था एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे, और एक था तेंजिंग नार्गे, ये नेपाल का एक पर्वतारोही था। तो इस प्रकार से एडमंड हिलेरी का नाम आता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम पुरुष कौन था। अगर भारत का प्रथम पुरुष पूछा जाएगा कि कौन था, तो भारत का प्रथम पुरुष जो जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था तो उसका नाम था अवतार सिंह चीमा। ये 1965 में चढ़े थे और ये राजस्थान के रहने वाले थे। अगर महिलाओं की बात करें कि भारत की प्रथम महिला जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था तो उसका नाम है बछेंद्री पाल। ये 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी और ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कि एक पर्वत, इसी पर एक पर्वत पड़ता है कंचनजंगा पर्वत, ये सिक्किम में स्थित है। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो केटू है, लेकिन दूसरी भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है और जो पड़ती है कौन से राज्य में? सिक्किम राज्य में पड़ती है और इसका कुछ भाग नेपाल पर भी है, तो वहां पर भी ये पड़ती है, लेकिन मुख्य रूप से कंचनजंगा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। और इसी सिक्किम राज्य में एक ग्लेशियर पड़ता है जेमू ग्लेशियर। तो पूछा जाता है कि जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो जेमू ग्लेशियर सिक्किम राज्य में स्थित है। अब और प्रमुख ग्लेशियर देखते हैं जो उत्तराखंड में स्थित हैं। तो उत्तराखंड के जो प्रमुख ग्लेशियर हैं, तो उसमें तो एक गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, पिंडार ग्लेशियर, मिलान ग्लेशियर, चौरावरी ग्लेशियर, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। मिलान ग्लेशियर पूछा गया था किसी एग्जाम में, ये तो ये 5-6 ग्लेशियर हैं, अभी और हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से यही ग्लेशियर हैं जो उत्तराखंड में पड़ते हैं। और आगे देखते हैं, अब हमने कंप्लीट कर लिया है अपना ग्रेट हिमालय, महान हिमालय या बृहद हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय, इसके इतने नाम थे। अगला इसी का पार्ट देखते हैं हिमालय का दूसरा, जो इसी के जस्ट नीचे दक्षिण में पड़ता है, जिसको हम जानते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय जो यह लघु हिमालय है वो टूटा फूटा है, जो नदियों के द्वारा जिसकी काट छांट हो गई है, इसीलिए इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, यानी कि राज्य के हिसाब से लोग अपने अपने राज्यों में से अपने अपने नाम से कह देते हैं। जैसे अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, बात की जाए किसकी? जम्मू कश्मीर की। अगर बात जम्मू कश्मीर की जाए तो जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय को पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। अगर हम आ जाएं हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश के लोग इसी को धौलाधर के नाम से जानते हैं या धौलाधर कहा जाता है। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में मसूरी और नागटिब्बा नाम दिया जाता है इसी मध्य हिमालय का। जब ये एंटर करता है भारत में तो नेपाल में, तो नेपाल में इसी मध्य हिमालय को महाभारत के नाम से जानते हैं। जैसे ये एंटर करेगा सिक्किम में, तो सिक्किम में वहाँ के लोग इसको डोकिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये एंटर करता है भूटान में, तो भूटान में इसको ब्लैक माउंटेन पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है मध्य हिमालय को। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बाद ये हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, फिर नेपाल है, फिर ये सिक्किम है, सिक्किम के बाद ये भूटान है। ये इसमें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं जो कश्मीर घाटी है वो किस किस के मध्य स्थित है। तो पीर पंजाल श्रेणी और महान हिमालय के बीच, पीर पंजाल श्रेणी और महान हिमालय के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। कुल्लू घाटी को देखते हैं, तो जो कुल्लू घाटी है वो धौलाधर श्रेणी और महान हिमालय के बीच स्थित है। धौलाधर श्रेणी और महान हिमालय के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी के उत्तर छोर पर मनाली शहर बसा हुआ है। तो कुल्लू घाटी जो पड़ेगी वो कहाँ पर पड़ेगी? ये पड़ती है तुम्हारी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी। और कुल्लू घाटी के उत्तरी छोर में ही एक मनाली शहर बसा हुआ है, आपने सुना होगा कुल्लू मनाली, तो ये वही है, हिमाचल प्रदेश के ये शहर हैं। इसके बाद देखते हैं कांगड़ा घाटी, स्पीति घाटी। तो ये सारी की सारी घाटी ये भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में ही, ये भी दोनों हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा घाटी और स्पीति घाटी। तो कभी कभी घाटियों के नाम दे देता है और पूछ लेता है ये किस राज्य में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं हम पीर पंजाल श्रेणी की प्रमुख सुरंगें। पीर पंजाल श्रेणी में काफी सारी सुरंगें बनाई गई हैं, जिनको हम देखते हैं कि पीर पंजाल श्रेणी में कौन कौन सी सुरंगें हैं। तो नंबर 1 बात करते हैं बनिहाल या जवाहर सुरंग। बनिहाल सुरंग कह दो या इसका दूसरा नाम जवाहर सुरंग है। तो इसके 2 नाम है, या तो बनिहाल सुरंग या जवाहर सुरंग। और ये एक सड़क सुरंग है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2.85 किलोमीटर, और ये जम्मू कश्मीर राज्य में
पड़ती है। इसके बाद अगली अगली जो है वो है अटल टनल। अगली सुरंग क्या है? अटल टनल। अटल टनल सुरंग, ये भी एक सड़क सुरंग है। ये किस राज्य में पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। और इसकी जो लंबाई अगर देखी जाए तो 9.02 किलोमीटर ये लंबी है। अगली है T49। अगली है T49 सुरंग। T49 सुरंग। तो जो T49 सुरंग है, ये T49 सुरंग है, ये रेलवे सुरंग है। ये सड़क सुरंग नहीं है दोस्तों, ये रेलवे सुरंग है। और ये अगर राज्य की बात की जाए तो किस राज्य में पड़ती है? तो ये जम्मू कश्मीर पड़ती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये कितनी लंबी है? तो 12.75 किलोमीटर लंबी है। और यही भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वो T49 है। इसके बाद अगली देखें, अगली सुरंग के बारे में बात करें तो अगली सुरंग है पीर पंजाल रेलवे सुरंग। ये भी रेलवे है, सड़क सुरंग नहीं है। कौन से राज्य में पड़ती है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 11.215 किलोमीटर ये लंबी है। अगली सुरंग की बात करें तो अगली सुरंग है हमारी चेनानी नेसारी। चेनानी नेसारी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चेनानी नासरी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके दो नाम है। और ये सड़क सुरंग है। ये एक क्या है? सड़क सुरंग है। इसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है। और ये भी कहाँ पर पड़ती है? ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है। तो ये सारी की सारी ज़्यादातर जो सुरंगें हैं वो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित हैं, जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है। अब यहाँ देख लेते हैं, अभी हमने ये अभी हमने पढ़ ही लिया है कि चेनानी नेसारी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। पीर पंजाल श्रेणी में पाए जाने वाले घास के मैदानों को मर्म या मर्ग कहते हैं। तो पीर पंजाल श्रेणी पर कुछ घास घास पाई जाती है, घास के मैदान पाए जाते हैं। उन घास के मैदानों को मर्म या मर्ग कहते हैं। मसूरी एक पर्वतीय नगर है। मसूरी पर्वत भी है और मसूरी नगर भी है। तो जो मसूरी पर्वत है उसी पर मसूरी नगर बसा हुआ है। और ये उत्तराखंड का एक नगर है। उत्तराखंड के देहरादून जिले में ये पड़ता है, उत्तराखंड के देहरादून जिले में। और इस पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, इस पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको द्वार कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? द्वार। इनको द्वार कहा जाता है। आगे देखते हैं कि ये धौलाधर श्रेणी पर पाए जाने वाले घास के मैदान को बुग्याल या पयार कहा जाता है। इस प्रकार खत्म होते हैं हमारे उत्तर भारत के पर्वत। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।